हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एज ए ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास। ये गाइस हमारा हिस्ट्री का पहला वीडियो है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास और हमारा टॉपिक क्या रहेगा? प्राचीन इतिहास पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैंने गाइस ऑल प्रीवियस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, जो कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस के ऑल प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने सेलेक्टेड किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। तो देखिए, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को बसंत त्योहार भी कहा जाता है? आप बताइए, होली को, महाशिवरात्रि को, आयुध पूजा को या फिर दिवाली को? तो गाइस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, होली को कहा जाता है। ठीक है, होली को बसंत त्योहार भी कहा जाता है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, होली होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन चैत्र मास की प्रथम तिथि अनेक प्रकार के रंगों से होली खेली जाती है। ठीक है, यह हिंदू पद्धति से नव वर्ष के प्रारंभ तथा बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रूप में भी मनाया जाता है। ये देखिए, नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीनतम हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब देखिए, अलबरूनी मुस्लिम पटक ने किताब उल हिंद, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे किताब उल हिंद किसने लिखा है तो आप कहिएगा अलबरूनी ने लिखा है। ठीक है, अलबरूनी मुस्लिम पटक ने किताब उल हिंद नामक ग्रंथ में होली महोत्सव का वर्णन किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस कि इस्लाम का क्या चीज गाइस? इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? ऑप्शन ए 5, 7, 11 या फिर 3। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन ए 5। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा 5 आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। कौन कौन से गाइस? देखिए, तौहीद यानी कलमा पढ़ना, नमाज अदा करना, रोजा रखना, ज़कात अदा करना और हज करना। इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब ने 570 से 632 ईस्वी में की थी। 622 ईस्वी में उन्होंने मक्का की ओर हिजरत की। यहीं से इस्लाम सनवत की प्रारंभ माना जाता है। इनका पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो कुरान शरीफ है तथा उपासना स्थल को मस्जिद कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन ए 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस कि भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? आप बताइए, 1813 में, 1857 में, 1853 में या फिर 1833 में? तो गाइस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1853 में। ठीक है, और गाइस पूछे किसके शासनकाल में, तो आप कहिएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय वर्ष 1853 में बॉम्बे से थाने के मध्य भारत में पहली रेलवे लाइन का संचालन किया गया। ठीक है, अगर एग्जामिनर से पूछे कहां से कहां तक चली थी तो आप कहिएगा सर बंबई से थाने तक चली थी। कब चली थी? 1853 ईस्वी में चली थी। किसके शासनकाल में? आप कहिएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, अब देखिए, भारतीय रेलवे मंत्रालय के तहत एक सरकारी संस्था है जो भारत की राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली का संचालन करती है। भारतीय रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अगर आपसे एग्जाम पूछे कि भारत में रेलवे का स्थान है तो आप कहिएगा सर देश में भारत का रेलवे में स्थान तीसरा है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एग्जाम आपसे पूछे भारतीय रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष किया गया था तो आप कहिएगा 1853 ईस्वी में। कहां से कहां तक? तो आप कहिएगा बंबई से थाने तक। किसके शासनकाल में? तो आप कहिएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में रेलवे का स्थान है विश्व में तो कहिएगा तीसरा स्थान है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी सभ्यता से
खोजी गई थी? बताइए गाइस, लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या फिर कालीबंगा से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी। नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्य स्थल से खोजी गई थी, तो मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी। हड़प्पा से देखिए एक पुरुष नर्तक की यहाँ पर गाइस पाषाण यानी पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। अगर जानवर से आपसे पूछे कि सर एक पुरुष नर्तक की पत्थर की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो आप कहिएगा सर हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। अगर आपसे पूछे नर्तकी डांसिंग गर्ल की कहाँ से प्रतिमा, देखिए यहाँ पर क्या है, कहाँ से प्रतिमा, तो ये आपकी कहाँ से प्राप्त हुई थी गाइस? ये आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ था? तो एक पुरुष नर्तक की पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जो कला की दृष्टि से काफी उन्नत है, सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तिकला की उत्कृष्ट स्थिति थी। इस काल की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी के कलांतर धातु पिघलना दो धातुओं के संयोग से मिश्रित धातु बनाना जानते थे। सिंधु घाटी के लोग जो क्या करते थे, ये धातु को पिघलाना और दो धातुओं के संयोग से मिश्रित धातु बनाना जानते थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, देखिए नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली, कांस्य की प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो आप कहिएगा सर मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगर पूछे एक पुरुष की नर्तकी की पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आप क्या कहेंगे सर? वो हड़प्पा से मिली है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, कि मानव को भारत के सबसे बड़े उपहार दो महाकाव्य रामायण और दूसरा कौन सा है बताइए गाइस? बुद्धचरित, महाभारत, पंचतंत्र या फिर अर्थशास्त्र? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस? ऑप्शन बी, महाभारत। ठीक है, मानव को भारत के सबसे बड़े उपहार दो महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए हमारा व्याख्या क्या है, रामायण और महाभारत दो महाकाव्य जो मानवता को सबसे बड़े उपहार के रूप में प्रदान है। ठीक है, रामायण, अगर जानना आपसे पूछे सर रामायण का रचयिता कौन है, तो आप कहिएगा महर्षि वाल्मीकि हैं। इन्होंने 23,000 श्लोकों और 7 कांडों में लिखा है। ठीक है, 7 कांड में लिखा है। अब पूछिए महाभारत के रचयिता कौन है, तो आप कहिएगा सर वेद व्यास को माना जाता है। यह एक काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा गाइस कि रामायण के रचयिता कौन है, तो आप कहिएगा महर्षि वाल्मीकि हैं। ठीक है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो आप कहिएगा वेद व्यास है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, महाभारत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, देखिए सारे क्वेश्चन देखिए यूपीएसआई में आगे गाइस यूपी कांस्टेबल के क्वेश्चन भी इंक्लूड है, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन क्या है यूपीएसआई में आए हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समय की है। कौन सी अभिलेख, कौन शिलालेख? तो आप कहिएगा भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो किस शासक से संबंधित है? तो गाइस बताइए, समुद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त से या फिर कुमारगुप्त से? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त से संबंधित है। आइए गाइस हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए व्याख्या में क्या कहा है गाइस, देखिए भीतरी स्तंभ लेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समय का है, जो शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है। इस स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो स्कंदगुप्त ने कराया था। ठीक है, भीतरी स्तंभ शिलालेख का निर्माण किसने कराया था? तो आप कहिएगा स्कंदगुप्त ने कराया था। स्तंभ के शीर्ष पर भगवान विष्णु की मूर्ति थी। इस पर संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख अंकित है। अभिलेख में स्कंदगुप्त की वंशावली और पीयूष मित्र तथा हुड़ों से हुए युद्ध का विवरण मिलता है। देखिए एग्जाम में ये भी पूछता है गाइस कि भीतरी स्तंभ में, देखिए आपसे पूछे कि पीयूष मित्र तथा हुड़ों से युद्ध का विवरण किसमें मिला है, तो आप कहिएगा भीतरी स्तंभ शिलालेख में। ठीक है, भीतरी स्तंभ शिलालेख का निर्माण किसने कराया था? तो आप कहिएगा स्कंदगुप्त ने कराया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा तो जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई में आया हुआ है।
अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि कालिदास, क्या चीज गाइस, कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम का नायक अग्निमित्र, कौन गाइस, अग्निमित्र किसका पुत्र था? अब बताइए गाइस, पीयूष मित्र का, कनिष्क का, बिंदुसार का या फिर अशोक का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन ए, पीयूष मित्र का। ठीक है, कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम का नायक कौन, नायक अग्निमित्र किसका पुत्र था? तो ये पीयूष मित्र का था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो आप बताइए गाइस, गौतम को, बद्रयान को, पतंजलि को या फिर कपिल ऋषि को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपिल ऋषि को। कपिल ऋषि को हिंदी दर्शन की शाक्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए व्याख्या क्या है हमारा कि कपिल ऋषि को हिंदू दर्शन की शाक्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह अद्वैत वेदांत के विपरीत मान्यता रखने वाला दर्शन है जिसका शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या फिर विश्लेषण। इन्होंने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम के रूप में देखा। गीता में इनको श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। कपिल ऋषि को गीता में क्या कहा गया है? तो आप कहिएगा श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कपिल ऋषि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता में गड़ी जगह, कौन सी जगह गाइस, गड़ी जगह किसके लिए जानी जाती है? आप बताइए। उच्च वर्ग के लोग बसते थे, ठीक है, वहां पुस्तक रखी जाती थी, वहां पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, वहां निचले वर्ग के लोग बसते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन ए, वहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे। ठीक है, गड़ी जगह पर कौन बसता था? तो उच्च वर्ग के लोग बसते थे। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए व्याख्या क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की बसावट ज्यादातर दो भागों में बटी थी। पहला दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र जहां उच्च वर्ग रहता था, ठीक है, और दूसरा नगर क्षेत्र जहां सामान्य वर्ग निवास करता था। नगर क्षेत्र सामान्यतः दुर्गीकृत नहीं होते थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, वहां गढ़ी जगह पर वहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वैदिक, क्या चीज गाइस, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? अब बताइए गाइस, गेहूं को, मक्का को, जौ को या फिर चावल को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, चावल को। व्रीहि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो चावल के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं तो आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक काल में किसको क्या कहा जाता था? तो देखिए वैदिक काल में व्रीहि धान के लिए प्रयोग किया जाता था। आई होप आपको समझ में आया होगा। जौ के लिए यौ कहते थे, उड़द को माड़ कहते थे, मूंग को मुंदक कहते थे और गेहूं को गोधूम आदि अनाजों का वर्णन किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? आप बताइए गाइस, कपिलवस्तु या फिर अंग, मगध या गंधार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कपिलवस्तु। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आप कहिएगा 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? तो कहिएगा कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। पूछिए गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो आप कहिएगा शुद्धोधन। ये साकेगढ़ के मुखिया थे। अगर पूछे इनकी माता का नाम क्या था? तो आप कहिएगा महामाया था, जो कि कोली वंशी थी, कोली वंश की थी। ठीक है, इनका लालन पालन किसने किया था? गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने किया था। क्योंकि देखिए जन्म के 7वें दिन ही इनकी जो महामाया थी वो डेथ कर गई थी। ठीक है, तो इनका लालन पालन किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने किया था। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इनके बचपन का नाम क्या था? तो आप कहिएगा सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह कब हुआ था? तो 16 वर्ष की अवस्था में शाक्य वंश की
कन्या यशोधरा से हुआ था। सिद्धार्थ का विवाह मतलब बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? तो यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम पूछे तो कहिएगा राहुल था। कालांतर में राहुल तथा यशोधरा दोनों बौद्ध भिक्षु बन गए। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कपिलवस्तु। गाइस मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिएगा। आगे देखिए यूपी कांस्टेबल के भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप बने रहिए बस। अब देखिए सोम क्वेश्चन क्या है गाइस, 12वां क्वेश्चन क्या है आपका? सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता किसके देवता थे? तो आप बताइए गाइस, पौधों के थे, आंधी तूफान के थे, ज्वालामुखी के थे या फिर युद्ध के थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता किसके देवता थे? तो ये पौधों के देवता थे। तो आइए गाइस हम लोग जान लेते हैं वैदिक ऋग्वैदिक काल में कौन किसके देवता थे। आइए देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये सारा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो देखिए ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे, ठीक है। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? वरुण थे। लेकिन ऋग्वेद की रचना काल तथा तक इंद्र सर्वप्रथम देवता हो गए, ठीक है। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है। देखिए इस काल में इंद्र को क्या कहा जाता था? युद्ध का देवता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। इंद्र को क्या कहा जाता है? तो इंद्र को युद्ध का देवता और वर्षा का देवता माना जाता है। सोम को वनस्पति का देवता, अभी क्वेश्चन में था। उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता, अश्वनी को विपत्ति हरण देवता, पूषण को पशु देवता, मारुत को आंधी तूफान का देवता, विष्णु को विश्व की संरक्षण और पालनकर्ता का देवता, अधव को आकाश का देवता सबसे प्राचीन, ठीक है, और रुद्र को संहारक देवता के रूप में माना जाता था। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पौधों। सोम किसके ऋग्वेद में देवता थे? आप कहेंगे पौधों के, वनस्पति के। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? आप बताइए गाइस। राष्ट्रकूट, ठीक है, मित्राका राजवंश, पाल राजवंश या फिर सोलंकी राजवंश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सोलंकी राजवंश, ठीक है। अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? तो आप कहिएगा सोलंकी राजवंश। आइए हम लोग फिर से व्याख्या देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना, देखिए राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? तो आप कहिएगा मानखेत। मित्राका की राजधानी क्या थी? तो आप कहिएगा वल्लभी। पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो आप कहिएगा मुंगेर। सोलंकी की राजधानी क्या थी? तो अनहिलवाड़ थी। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी सोलंकी राजवंश। देखिए ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई में आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कान्यकुब्ज, क्या चीज गाइस? कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? बताइए गाइस, कुंभोज का, कन्याकुमारी का या फिर कन्नौज का या फिर कांचीपुरम का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कन्नौज का, ठीक है, कन्नौज का नाम है, ठीक है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। कान्यकुब्ज गंगा नदी के किनारे स्थित कन्नौज का प्राचीन नाम है, ठीक है। कान्यकुब्ज किसका प्राचीन नाम है? तो कन्नौज का। कान्यकुब्ज का प्राचीन नाम क्या था? तो आप कहते हैं महोदय था। वर्तमान में कन्नौज के रूप में विकसित यह शहर, कन्नौज को क्या कहा जाता है? देखिए गाइस, ये गुलाब जल के लिए फेमस है, इत्र के लिए फेमस है, तंबाकू के लिए फेमस है और अपनी सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के लिए ये प्रसिद्ध है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये यूपी स्पेशल में भी गाइस मैंने पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस वस्तुकार ने, क्या चीज गाइस? निम्न में से किस वस्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? तो आप बताइए गाइस, किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था या फिर कालाशोक ने बनाया था या सुधोधन ने बनाया था या फिर महागोविंद ने बनाया था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी महागोविंद ने बनाया था, ठीक है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए वस्तुकार महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। राजा बिंबिसार के महल को किसने बनाया था? तो आप कहिएगा महागोविंद ने बनाया था। ये वस्तुकार थे, इन्होंने ही बनाया था, ठीक है, डिजाइन किया था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आप कहिएगा बिंबिसार थे। उन्होंने ग्रीविज यानी राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये भी देखिए यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 16वां क्वेश्चन कि प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस, क्या चीज गाइस? मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? आप बताइए गाइस, केरल में, गुजरात में, कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, मुजिरिस केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह है। प्राचीन समय में यह दक्षिण भारत तथा मिस्र, यूनान, रोम के मध्य मसाले के व्यापार के लिए यह प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केरल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा गाइस। देखिए ये यूपी कांस्टेबल में आ गया ना गाइस। अब देखिए सारे क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल के होंगे। ठीक है, बस मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं सारा क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, जितने भी सब टॉपिक वाइज आपको पर डे आपको एक वीडियो देता रहूंगा, 2 वीडियो 3 वीडियो आपको पर डे मिलेगा। बस आपकी लाइक, शेयर और कमेंट की जरूरत है गाइस। ठीक है, और सब्सक्राइब की जरूरत है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमेध घाट पर किए जाने वाले दशमेघ यज्ञ दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? बताइए गाइस, किसने दी थी? भगवान विष्णु ने दी थी, भगवान ब्रह्मा ने दी थी, या फिर भगवान शिव ने दी थी, या फिर देवी काली ने दी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भगवान ब्रह्मा ने। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। ठीक है, दशमेध घाट पर पहले बताइए दशमेध घाट कहाँ पर? आपका वाराणसी में है। वाराणसी काशी में गंगा नदी पर तट पर 4 किलोमीटर में बसे 84 घाटों में से एक है। दशमेघ का शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशमेघ यज्ञ किया था, जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी थी। ऐसी मान्यता है कि इस घाट पर डुबकी लगाने से 10 अश्वमेघ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भगवान ब्रह्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए गाइस, ये भी क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो बस आप लोग जरूर लाइक करते रहिएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे गाइस, मौर्य राजवंश की, ठीक है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता था? बताइए गाइस, वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, या फिर बिहार, या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन सी, बिहार। मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। ठीक है, देखिए मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जिसका संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जिसका संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो आप कहिएगा 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर कब बैठा था? आप कहिएगा 322 ईसा पूर्व में बैठा था। वर्तमान बिहार राज्य के पटना तथा गया जिले में मगध महाजनपद के हिस्से थे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस कि हिंदू, कौन सा गाइस? देखिए ये भी यूपी कांस्टेबल में आपका आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि किसकी राजधानी थी? बताइए गाइस, हस्तिनापुर की, या फिर कुरु की, या फिर कलिंग की, या फिर कौशल की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन डी, कौशल की। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम अयोध्या के शासक थे। पहले अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी। वर्तमान में प्राचीन मंदिरों में सीता रसोई तथा हनुमान गढ़ी मुख्य है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कौशल।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है गाइस। तो मैं बता रहा हूँ गाइस, मैं आप लोगों के लिए ऑल प्रीवियस क्वेश्चन सेलेक्टेड किया हूँ, ठीक है, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की। अब देखिए चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो बताइए गाइस किसने बढ़ाया था? हर्षवर्धन ने, अनिरुद्ध ने, बिंदुसार ने या फिर वासुदेव ने? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिंदुसार ने। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए गाइस बिंदुसार मौर्य वंश के राजा थे, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को क्या कहा जाता है? तो अमृत घात, सिंह सेन के सिंह सेन भी कहा जाता है और वरिसार भी कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता है। बिंदुसार मौर्य शासक अशोक के पिता थे, ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी? 272 ईसा पूर्व, ठीक है। कुछ तथ्य में इसे 268 की तरफ भी इशारा करते हैं, बट आप 272 या 268 कुछ भी लेके चलिए, ठीक है। बिंदुसार को पिता का पुत्र, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए बिंदुसार को पिता का पुत्र, पुत्र का पिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखिए ये प्रसिद्ध पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और एवं महान राजा अशोक के पिता थे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी बिंदुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस ये भी क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2019 में आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है गाइस, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? आप बताइए गाइस, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर सरस्वती? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सरस्वती। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए व्याख्या क्या है कि वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की रचना हुई। भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परंपरा द्वारा आया मानते हैं। अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 1500 बीसी से 500 बीसी के मध्य मानते हैं। इस काल में हिंदू धर्म की नींव पड़ी थी, ठीक है। वेदांत सूत्रों की रचना, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने का इसी काल में हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है, सरस्वती। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस। देखिए ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आया हुआ है, ठीक है। भारत में क्या चाहिए गाइस? भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? आप बताइए, वेद व्यास को या फिर कलिक को या फिर तोलकपियर को या फिर वाल्मीकि को? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाल्मीकि को, ठीक है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए महर्षि वाल्मीकि को संस्कृति भाषा के आदि कवि तथा भारत के पहले कवि के रूप में माना जाता है। इन्होंने हिंदुओं के आदि काव्य रामायण की रचना की है, ठीक है। जबकि तोलकपियर द्वितीय संगम काल के कवि थे तथा तमिल भाषा में प्राचीनतम व्याकरण तोलाकिपियम की रचना की थी। वेद व्यास हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक महाकाव्य महाभारत के रचयिता थे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाल्मीकि। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, ये भी देखिए यूपीएसआई में आया हुआ है। आगे और क्वेश्चन है जो यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है, ठीक है। देखिए गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? आप बताइए गाइस, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर सिख धर्म? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जैन धर्म से संबंधित है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस, ठीक है। देखिए गच्छा नामक संगठन जैन धर्म से संबंधित है। गाछा जिसे वैकल्पिक रूप से गच्छ कहा जाता है, जैन धर्म के मूर्ति पूजक श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी थे। इस शब्द का प्रयोग दिगंबर संप्रदाय में भी किया जाता है। जैनों ग्रंथों में 84 गच्छों की संख्या का जिक्र मिलता है। गच्छा का शाब्दिक अर्थ है जो एक साथ यात्रा करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी
जैन धर्म। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी जैन धर्म। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि तीसरी कौन सी गाइस, तीसरी बौद्ध परिषद क्या थी गाइस, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? आप बताइए गाइस, यागुन में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या फिर राजगीर में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। देखिए गाइस, ये भी यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है। ठीक है, एग्जाम में आपसे क्या पूछा है कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो आप कहिएगा पाटलिपुत्र में। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। ठीक है, इसका व्याख्या नहीं, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? बताइए गाइस, अशोक थे, बृहदत्त थे, बिंदुसार थे या फिर पीयूष मित्र थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन सी बृहदत्त थे। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो आप कहिएगा बृहदत्त थे। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है। अब देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पीयूषमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आप कहिएगा चंद्रगुप्त मौर्य थे। तथा इनके प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य। इनका अन्य नाम क्या था? कौटिल्य विष्णुगुप्त। ठीक है, ने अर्थशास्त्र की रचना की थी जिसका संबंध राजनीति से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप कहिएगा बृहदत्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि देखिए गाइस, ये भी क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल का आया हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो जरूर लाइक करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। प्राचीन भारत में जमदागिनी ऋषि का आश्रम जमनिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आप बताइए, ये लखनऊ में स्थित है, गाजीपुर में स्थित है, वाराणसी में स्थित है या फिर सीतापुर में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये गाजीपुर में स्थित है। आइए हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, प्राचीन भारत में जमदागिनी ऋषि का आश्रम जमनिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गाजीपुर। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए यूपी कांस्टेबल 18 में आया हुआ है। अब देखिए, पाल वंश, क्या क्वेश्चन है गाइस? पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? आप बताइए गाइस, गोपाल थे, नंदलाल थे, धर्मपाल थे या फिर देवपाल थे? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए गोपाल थे। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, एग्जाम में आपसे पूछे पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप कहिए गोपाल ने की थी। इसकी राजधानी क्या थी? तो पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। इस वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगर जानना आपसे पूछे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप कहिएगा धर्मपाल ने की थी। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए गोपाल। ठीक है, गोपाल। पाल वंश राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो आप कहिएगा गोपाल थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस, ये भी क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है। तो मैंने कहा ना कि ऑल क्वेश्चन प्रीयर्स के हैं, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के। ठीक है, अब देखिए किसने, क्वेश्चन में क्या है गाइस, किसने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? आप बताइए गाइस, किसने की? बिंबिसार ने की, अशोक ने की, चाणक्य ने की या फिर अजातशत्रु ने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु ने की थी। मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किसने की थी? तो आप कहिएगा अजातशत्रु ने की थी। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, अजातशत्रु ने गंगा एवं सोन नदियों के संग पाटलिपुत्र के राजनीतिक महत्व के कारण बंदी की। कालांतर में उसके पुत्र उदयन के पाटलिपुत्र साम्राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। किसने मगध राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? राजगिरी। देखिए, एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि राजगिरी से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की थी? तो आप कहिएगा अजातशत्रु ने की थी। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा
कि वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनात्मक विस्तृत विवरण किया है वो है। बताइएगा इस किसने किया है, मार्को पोलो ने, निकोलो कोंटी ने, या फिर बारबोसा ने। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी निकोलो कोंटी ने किया है। तो आइए गाइस हम लोग व्याख्या देख लेते हैं इसका। देखिए, इतावली यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनात्मक रूप से विस्तृत वर्णन किया है। यह इतावली यात्री संगम वंश के महान शासक देवराय प्रथम 1406 से 22 ईस्वी के शासन काल में भारत आया था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी निकोलो कोंटी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हर्षवर्धन, क्या आंसर गाइस, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। आप बताइए, नालंदा थी, कन्नौज थी, प्रयाग थी, या फिर थानेश्वर थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कन्नौज थी। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2013 में आया हुआ है। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी पीयूष भूति वंश का प्रतापी शासक था। हर्षवर्धन को अपने राज्य के साथ साथ अपनी बहन के राज्य का शासन भी देखना था, इसलिए उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया। हर्ष के उत्तरी भारत में पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा और मिथिला को जीत लिया। पश्चिमी भारत में वल्लभी शासक ध्रुवसेन को पराजित कर उसने उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। हर्ष के काल में चीनी यात्री हेनसोंग, हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था, तो आप कहिएगा सर हेनसोंग आया था। कब आया था, तो 629 से 642 में भारत आया था। हर्षचरित, अब देखिए हर्षचरित का लेखक कौन है, तो आप कहिएगा सर बाणभट्ट है। या फिर पूछेगा कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो आप कहिएगा सर बाणभट्ट थे। हर्ष ने स्वयं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो हर्ष ने कौन कौन सी रचना की थी, तो देखिए नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, तो आप कहिएगा सी कन्नौज थी। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस, ये भी क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2013 में आया हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, अब देखिए बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये कोई भी बता देगा गाइस। देखिए आप बताइए कहाँ दिया था, सारनाथ में, बोध गया में, लुम्बिनी में, या फिर कुशीनगर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सारनाथ में दिया था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ के हृदय पार्क में दिया था। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए गाइस हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो आप कहिए गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कहिए कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। अगर सामने आपसे पूछे गृह त्याग कब किया था गौतम बुद्ध ने, तो आप कहिएगा 29 वर्ष की अवस्था में। और यह घटना क्या कहलाती है, गृह त्याग घटना क्या कहलाती है गाइस, तो यह बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के रूप के नाम से जाना जाता है। 35 वर्ष की आयु में उर्वेला के वट यानी पीपल वृक्ष के नीचे निर्जना नदी के तट पर वैशाखी पूर्णिमा के दिन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, किस वृक्ष के नीचे, तो कहिएगा पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, किस वर्ष में, कहिएगा 35 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कला है, तो ये बुद्ध कला है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ के ऋषिपट्टनम में दिया था। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा गया है। अगर पूछे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, इन्होंने अपने उपदेश में जनसाधारण की भाषा इनकी क्या थी, तो इनकी पाली भाषा थी। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर पूछे सर्वाधिक उपदेश तो आप कहते हैं श्रावस्ती में। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस, ये भी क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है 2013 में। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में गाइस, जैन धर्म, कौन सा गाइस, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। आप बताइए गाइस, ऋषभदेव थे, महावीर स्वामी थे, पार्श्वनाथ थे, या फिर मल्लीनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस, ऑप्शन सी
पार्श्वनाथ थे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो आप कहिएगा पार्श्वनाथ थे, जो काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम क्या था? तो आप कहते हैं वामा था। इनका समय महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले माना जाता है। पार्श्वनाथ को तपस्या के 84 दिन समेत पर्वत पर, कहाँ पर गाइस? पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनके अनुयायी को क्या कहा जाता था? तो निग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिया था। सत्य, अहिंसा, आश्रित और अपरिग्रह का प्रतिपादन किया। इन्होंने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। इन्होंने 5वें महाव्रत कौन सा? इन्होंने ब्रह्मचार्य को प्रतिपादन किया था। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। ठीक है, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? मगध साम्राज्य। क्या थी गाइस? मगध साम्राज्य। देखिए ये भी क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? आप बताइए गाइस, कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर कालाशोक? तो गाइस हम लोगों ने तो पढ़ा है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक घनानंद था। वो तो ऑप्शन में ही नहीं है गाइस। बट गाइस देखिए, इस विकल्प के अनुसार आपका राइट आंसर क्या होगा? इस विकल्प के अनुसार आपका राइट आंसर होगा कालाशोक। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। रियल में इसका गाइस एक्चुअल अंतिम शासक कौन है? तो आप कहिएगा घनानंद थे। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 544 से 492 ईसा पूर्व। अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460। उदयन का शासनकाल 460 से 444 तथा कालाशोक का शासनकाल 412 से 345। देखिए इस आधार पे हम गाइस कर सकते हैं कि ये जो था गाइस, ये अंतिम शासक था। ठीक है, मगध का अंतिम शासक इस विकल्प के आधार पर हम कर सकते हैं कि कालाशोक था। देखिए कालाशोक का शासन का सबसे लास्ट में आया ना, इस आधार पर हम कह सकते हैं। बट गाइस देखिए, नीचे दिए गए विकल्प के अनुसार कालाशोक मगध का अंतिम शासक था, जबकि वास्तव में कौन है गाइस मगध का अंतिम शासक? मैंने बताया ना आपको, घनानंद था। ठीक है, ये महापद्म का 8वां पुत्र था, जो सिकंदर का समकालीन था। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, कालाशोक। ठीक है, इस विकल्प के अनुसार आपका आंसर क्या होगा? कालाशोक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए गाइस, ये भी क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2009 में आया हुआ है। तो गाइस मैंने कहा ना कि ऑल प्रीवियस को मैंने सेलेक्टेड किया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है गाइस, कि आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध, बताइए गाइस आर्यभट्ट क्या था? चिकित्सक था, खगोलवेता था, चित्रकार थे या फिर वैज्ञानिक था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर्यभट्ट कौन थे? खगोलवेता थे। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान खगोलवेता, ज्योतिषीविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की थी। आर्यभट्ट ने कौन सी ग्रंथ की रचना की थी? तो आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट के दशमलव प्रणाली का विकास किया। दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया। साथ में यह भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। इन्होंने सूर्य ग्रह व चंद्र का ग्रहण होने के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला। खगोल शास्त्र में इनके अभूतपूर्व योगदान के कारण भारत का प्रथम उपग्रह को आर्यभट्ट नाम दिया गया है। तो भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा गाइस? आर्यभट्ट है, ये भी याद रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, खगोलवेता थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। देखिए ये भी क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2013 में आया हुआ है। गाइस मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइस, कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? आप बताइए गाइस, किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, बिंदुसार ने कराया था, अशोक ने कराया था या फिर कौटिल्य ने कराया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अशोक ने कराया था। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। अब देखिए व्याख्या देख लेते हैं हम लोग गाइस। सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, सांची स्तूप कहाँ पे है? यह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण किसने कराया था?
तो अशोक ने कराया था। कब कराया था? तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। यह प्रसिद्ध स्तूप जिसका भव्य तोरण द्वार था, उन पर की गई जगत प्रसिद्ध मूर्तिकारी भारत की प्राचीन कला तथा मूर्तिकला के सर्वोधारों में से एक है। सांची की स्थापना बौद्ध धर्म व उसकी शिक्षा के प्रचार प्रसार के में मौर्य काल के राजा अशोक का सबसे बड़ा योगदान रहा है। धर्म व पर्यटन में संगम सांची को, ठीक है, 1989 में, क्या थी गाइस, 1989 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था। ठीक है, तो सांची को कब विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया था? कहिएगा 1989 में। ठीक है, सांची कहाँ पर है? अलेक्जेंडर आपसे पूछे तो आप कहिएगा सर ये सांची रायसेन जिले में स्थित है तथा यह भोपाल से 46 किलोमीटर दूर है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सांची का निर्माण किसने कराया था? तो आप कहिएगा सर अशोक ने कराया था। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका यूपी कांस्टेबल 2009 में दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि श्वेतांबर, कौन सा गाइस? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? आप बताइए, बौद्ध मत के हैं, जैन मत के, हिंदुत्व या फिर सिख मत के हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर कौन थे गाइस? ये जैन मत के थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस कि जातक कथा, क्या थी गाइस? जातक कथा संबंधित है। आप बताइए गाइस किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है, छत्रपति शिवाजी से संबंधित है, या फिर बाल गंगाधर तिलक से संबंधित, या फिर गांधी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातक कथा किससे संबंधित है? तो आप कहिएगा गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? आप बताइए गाइस किसने की थी? श्री गुरु नानक देव ने, श्री गुरु अमरदास ने, श्री गुरु गोविंद सिंह ने, या फिर श्री गुरु रामदास ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया था? तो श्री गुरु अमरदास ने किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ये भी देखिए यूपी कांस्टेबल 18 में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। किसने शुरू किया था? श्री गुरु अमरदास ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस। ये देखिए ये भी यूपीएसआई में आया हुआ है। दूसरे चंद्रगुप्त, कौन से गाइस? दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? आप बताइए गाइस। फयान ने किया था, हेनसांग ने किया था, अश्वघोष ने किया था, फिर वसुमित्र ने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फयान ने किया था। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? तो आप कहिएगा सर फयान ने किया था। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए फयान एक चीनी यात्री था, ठीक है, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फयान के यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत का दौरा किया था। वह 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। वह 3 वर्ष पाटलिपुत्र में रहा तथा पाटलिपुत्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया। पाटलिपुत्र में रहते हुए संस्कृत का अध्ययन भी किया था। किसने? फयान ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फयान। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में किसने भारत का दौरा किया था? तो फयान ने किया था। तो आई होप आपको समझ में आया गाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस। ये भी देखिए यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं गाइस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है? सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है। कुल वेदों की संख्या कितनी है? आप बताइए गाइस। 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, या फिर 1 है? तो आपको पता होगा इसकी संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए वेदों की संख्या कितनी है? आपको पता होगा इस वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ठीक है, ऋग्वेद,
ठीक है। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेदांगों की संख्या कितनी, तो आप कहिएगा 6 है। अगर पुराणों की संख्या पूछे तो आप कहिएगा 18 है। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद पूछे तो आप कहिएगा ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद आप कहिएगा अथर्ववेद। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 4। ठीक है। वेदों की संख्या, कुल संख्या कितनी है, तो आप कहिएगा 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों में से किसके अवशेष पाकिस्तान में है। आप बताइए गाइस, हड़प्पा के, ठीक है, या मोहनजोदड़ो के, या कालीबंगा के। तो गाइस बताइए किसके किसके हैं। तो गाइस देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष किससे मिले हैं, पाकिस्तान से हैं। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ए और बी। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए ठीक है। अब देखिए हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित पुरास्थल है। तो गैस देखिए हड़प्पा भी आपका पाकिस्तान में अवशेष मिले हैं। अब देखिए मोहनजोदड़ो मुर्दों का टीला एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो ये भी गाइस मोहनजोदड़ो भी आपका था। ठीक है, क्वेश्चन में। अब देखिए इसकी खोज किसने की थी, तो श्री राखल दास बनर्जी को प्राप्त है। अब देखिए कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले में घाघर नदी के बाएं तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता के अन्य भारतीय स्थल, देखिए गाइस रोपड़ कहाँ पर, ये एग्जाम में देखिए अभी आया था गाइस। देखिए रोपड़ कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर ये पंजाब में। लोथल कहिए गुजरात में। बनवाली, देखिए ये वीडियो जो अभी 18 री एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया। बनवाली कहाँ पर है गाइस, तो ये आपका हरियाणा में है। रंगपुर आपका गुजरात में है। सुरकोटदो आपका गुजरात में है। धोलावीरा आपका गुजरात में है। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है। मांदा आपका कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर है। तो गाइस ये आपके एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। इसे आप देखिए मेरा, इसे आप लोग गेसिंग समझ लीजिए। ठीक है। ये आप लोगों के लिए ट्रिपल स्टार क्वेश्चन गाइस, यहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं आपको, तो ये आप 100% रखिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए रोपड़ कहाँ पर है, तो कहिएगा पंजाब में। लोथल गुजरात में। बनवाली हरियाणा में। रंगपुर गुजरात में। सुरकोटदो ये कहाँ पर है गाइस, गुजरात में। धोलावीरा भी गुजरात में। राखीगढ़ी हरियाणा में। दायमाबाद महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ए और बी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के अवशेष पाकिस्तान से मिले हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, पहली बार, क्या चीज गाइस, पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे। आप बताइए गाइस कौन थे, मुगल थे, आर्य थे, अफ्रीकन थे, या फिर अंग्रेज थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, कौन थे, आर्य थे। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए व्याख्या में क्या है आपका कि पहली बार भारत में आकर बसने वाले लोग कौन थे गाइस, आर्य थे, जिनका अस्तित्व 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। भारत में मुगल कब आए थे, तो ये 1526 में आए थे। अंग्रेज कब आए थे, 1608 में भारत आए थे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, आर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस। देखिए मैंने बताया ना ऑल क्वेश्चन प्रीवियस के लिए हुए हैं। देखिए वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है, आप बताइए गाइस। ये तो क्वेश्चन आप बता देंगे, 100% बता देंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा गाइस, आपका ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा गाइस, ये ऋग्वेद है। ठीक है। और अब का वेद कौन सा गाइस, तो आप कहेंगे अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। वेदों में सबसे प्राचीन वेद, तो आप कहिएगा सर ऋग्वेद। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप व्याख्या देख सकते हैं गाइस। देखिए ऋग्वेद सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का आरंभिक स्रोत है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। इसमें 10 मंडल 10-28 सूक्त है जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस कि बुद्ध, क्या थी गाइस, बुद्ध। गाइस देखिए हमें क्या करना है, इसके अंदर मिलान करना है। ठीक है।
तो अब बताइए गाइस, देखिए बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंध स्थलों को सुमिलित करें। ठीक है, आइए हम लोग सुमिलित करते हैं, मिलान करते हैं गाइस। देखिए इनका जन्म, बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था, आप पीछे पढ़े हैं, कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी इनको, बोध गया बिहार में हुई थी, ये भी सही है। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में। अगर सर्वाधिक उपदेश पूछता तो सर्वास्ती होता। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी इनको, कुशीनगर में। तो देखिए ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 किस में है, तो देखिए ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 आपका ऑप्शन ए में है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं गाइस, मैंने आपको बताया ना गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, आप कहिएगा सर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल नामक स्थान पर हुआ था, नेपाल में हुआ था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, तो आप कहिएगा सर कमल एवं सांड है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो बोध गया बिहार में हुआ था। ज्ञान का प्रतीक मतलब क्या है गाइस, पीपल बोधि वृक्ष है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो आपका सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था। इसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी, देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन ए। ठीक है, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ गाइस। देखिए हमें क्या करना था इसके अंदर गाइस, मिलान करना था। ठीक है, तो देखिए बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, आप कहेंगे सर कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो बोध गया बिहार में हुई थी। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, और सबसे अधिक पूछता तो श्रावस्ती में। निर्वाण की प्राप्ति मतलब निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो कुशीनगर में। तो देखिए ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 किस में, तो ऑप्शन ए में ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि सत्य में जयते, क्या चीज गाइस, सत्य में जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो आई होप इसका आप लोग आंसर जरूर बता देंगे। मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद या फिर मुंडक उपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए सत्य में जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। यह राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को सारनाथ वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मंडूक उपनिषद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, कि सबसे पुराना महाकाव्य बताइए, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। आप बताइए महाभाष्य, रामायण, अष्टाध्यायी या फिर महाभारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रामायण है। ठीक है, आइए हम लोग गाइस इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए रामायण तथा महाभारत दोनों ही 400 ईसा पूर्व में क्रमशः वाल्मीकि तथा वेद व्यास रचित ग्रंथ है। देखिए महाभारत के रचयिता, रामायण के रचयिता आपके वाल्मीकि है और महाभारत के वेद व्यास हैं। ठीक है, परंतु कालक्रम के में रामायण का काल महाभारत से पहले आता है। इसके अलावा राम का जिक्र महाभारत में आता है, इसलिए रामायण को सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य माना जाता है। एग्जाम में आपसे पूछे रामायण के रचयिता, आप कहिएगा सर वाल्मीकि, महाभारत के वेद व्यास। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है, तो आप कहिएगा रामायण है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, भारत में क्या चाहिए गाइस, भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत है। आप बताइए गाइस, आर्यों के काल से, ठीक है, वैदिक काल से, मौर्य के काल से या फिर कुषाणों के काल से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन ए, आर्यों के काल से। ठीक है, ये भी देखिए यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ आर्यों के काल से माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में आते आते यज्ञ, पूजा तथा अन्य धार्मिक कार्यक्रम कांड हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आर्यों के काल से। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत है, तो आर्यों के काल से। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, कि निम्न उपनिषद में से किसकी व्याख्या
निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? आप बताइए। आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की, आर्यों के कानून व्यवस्था की, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। कौन? उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? तो आर्यों के दर्शन, आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। तो आपको, आई होप आपको समझ में आया गाइस। इसका आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, उपनिषद भारत के अनेक दार्शनिकों, ऋषि मुनि के अनेक वर्षों के गंभीर चिंतन मनन का परिमाण है। ठीक है, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, उपनिषद क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है, जिसकी संख्या कितनी है? 108 है। यह मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं जो आर्यों के दर्शन और उनके सिद्धांतों की वर्णन करती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, उपनिषद किसकी व्याख्या करता है गाइस? तो उपनिषद आर्यों के दर्शन, आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यूपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, कौन सी गाइस, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है? बताइए गाइस। बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, या फिर दहेज प्रथा? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, दहेज प्रथा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, दहेज प्रथा। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, निम्न में से दहेज प्रथा ऋग्वैदिक काल का प्रतीक है। इस काल में विवाह के समय लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं दिया जाता था, जो कालांतर में दहेज के नाम से जाना गया है। तो आई होप आपको समझ में होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा गाइस, कि सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता, क्या चाहिए गाइस? सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था। आप बताइए गाइस, किसका निर्यात किया जाता था? सूती वस्त्र का, सोना का, मिट्टी के बर्तन का, या फिर काली मिर्च का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन ए, सूती वस्त्र का। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं गाइस। देखिए, सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। इस सभ्यता में निर्यात की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी? देखिए, सूती वस्त्र, हाथी के दांत की बनी वस्तुएं, मनके इत्यादि थे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। स्लाइड से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सूती वस्त्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा गाइस, कि सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? आप बताइए गाइस, किसने चलाए थे? समुद्रगुप्त ने, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें इनका दूसरा नाम क्या है, विक्रमादित्य भी कहते हैं वो, या फिर स्कंदगुप्त ने, या फिर कुमारगुप्त ने? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका द्वितीय हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस, व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया। इन सिक्कों पर गरुड़ अंकित था। क्या अंकित था गाइस? गरुड़ अंकित था। इनके द्वारा चलाए गए स्वर्ण सिक्के दिनार तौल में 121 ग्रेन से 132 ग्रेन तक थे। तो आई होप आपको समझ में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? तो आप कहिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहां से मिलता है? आप बताइए गाइस, अजंता चित्रकारी से, सांची स्तूप से, या फिर एलोरा चित्रकारी से, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन ए, अजंता चित्रकारी से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, अजंता चित्रकारी से। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, अजंता की चित्रकारी गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना है। अजंता की गुफाओं का मुख्य आकर्षण भित्ति चित्रकारी है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं की जितनी प्रचुरता और जीवंतता के साथ चित्रण किया गया है, वो भारतीय कला के क्षेत्र में अद्वितीय है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? तो अजंता चित्रकारी से मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, कि पूर्व वैदिक, क्या थी गाइस? पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? आप बताइए गाइस, धर्म था, जन्म था, धन था, या फिर पेशा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन डी, पेशे के आधार पर, उसके कर्म के आधार पर हम लोग, ठीक है, विभाजन करते थे। देखिए, आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस।
देखिए, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का मुख्य आधार पेशा यानी उनका कर्म था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाज का विभाजन कर्म के आधारित ना होकर जन्म पर आधारित हो गया है। ठीक है, ऋग्वेद में 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो आई होप आपको समझ में राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी पेशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी? आप बताइए गाइस, आर्यों के काल से पूर्व ही, मौर्य काल से, या फिर गुप्त काल से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस, ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन कितनी बार आ गया है। ठीक है, आर्यों के काल से पूर्व ही, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन पूर्व आर्य काल, ठीक है, वैदिक काल से ही रहा है। भगवान कृष्ण के काल में नाग, यक्ष, इंद्र आदि की पूजा की जाती थी। वैदिक काल में पतन और अनिश्वरवादी धर्म के उत्थान के बाद मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, आर्यों के काल से पूर्व ही। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, कि सिंधु घाटी सभ्यता, क्या थी गाइस, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? आप बताइए गाइस, ग्रामीण थी, अर्धनगरी थी, नगरी थी, या फिर कबायली थी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस, नगरी थी। कैसी थी, नगरी थी। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सिंधु सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चला है, जिनमें कुछ ही परिपक्व अवस्था में प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों में प्रमुख छह नगर इस प्रकार है। देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार तथा बनवाली। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, नगरी। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? तो नगरी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अशोक, क्या है गाइस, अशोक महान के बारे में सत्य नहीं है। देखिए 3 सत्य होंगे, एक सत्य नहीं, आपको बताना है। तो आप बताइए गाइस, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बिल्कुल सही बात है गाइस। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार, ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया था, यह भी बात बिल्कुल सही है। सोने की मूर्ति गलाकर मुद्रा बनाया था, यह भी सही बात है। इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी है, तो गलत गाइस, इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी नहीं है, जबकि ब्राह्मी और खरोष्टी है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, यही नहीं है। इनके अभिलेखों की भाषा हिंदी नहीं, जबकि क्या है, ब्राह्मी और खरोष्टी है। तो आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, अशोक प्राचीन में भारत में मौर्य राजवंश का एक राजा था। तो अशोक को देवनामप्रिय एवं प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। कलिंग पर विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने धर्म प्रचारकों को विदेश में नेपाल, श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान भेजे। अशोक के अभिलेखों की भाषा यूनानी या प्राचीन मगधी है, ठीक, अभिलेखों की, तथा इनकी लिपि कैसी है, तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि है, ना कि हिंदी लिपि। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, यही गलत है, बाकी तीनों सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? आप बताइए गाइस, कैसी थी, उच्च थी, निम्न थी, बराबर थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गाइस, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, तो उच्च थी। कैसी थी गाइस, उच्च थी। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, उच्च थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा गिरावट आई, जो समय दर समय गिरती चली गई। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, उच्च थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। बताइए गाइस, कौन जाना जाता है, गुप्त जाने जाते हैं, राष्ट्रकूट जाने जाते हैं, या फिर चालुक्य, या फिर वाकाटक? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस, ऑप्शन डी, वाकाटक। प्राचीन राजवंशी विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो कौन गाइस, वाकाटक। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, वाकाटक राजवंश 300 से 500 ईसा पूर्व विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण तथा विंध्य शक्ति द्वारा वंश स्थापित होने के कारण इसे विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। विंध्य शक्ति को शिलालेख के
वाकाटक वंशु केतु कहा गया। क्या कहा गया? वीर शक्ति को वाकाटक वंश केतु कहा गया। 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित एवं सुश्रित था। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस? कौन सा राजा, क्या चीज गाइस? कौन सा राजा चोल राजवंश, क्या चीज? कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? तो आप बताइए गाइस, कौन सा राजा चोल राजवंश संबंधित नहीं है? विजयालय नहीं है, अनंत वर्मन नहीं है, तो परावर्तक प्रथम नहीं है, परांतक प्रथम नहीं, या फिर आदित्य प्रथम नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनंत वर्मन नहीं है। ठीक है, ठीक, क्योंकि देखिए ये गंग वंश के राजा थे। आइए हम लोग देख लेते हैं व्याख्या गाइस। देखिए, अनंत वर्मन पूर्वी गंग वंश का प्रतापी राजा था जिसने कलिंग पर 71 वर्षों तक शासन किया। इन्हीं के काल में कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किया। विजयालय, परांतक प्रथम तथा आदित्य प्रथम चोल राजवंश के शासक थे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, ये गंग वंश के थे, ना कि चोल वंश के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस? 4 वेदों में प्रथम वेद है। आप बताइए गाइस, ये तो कोई बता देगा। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 4 वेदों में प्रथम वेद कौन सा? आपका ऋग्वेद है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, वेद हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथ है। ऐसी मान्यता कि इनके मंत्री परमेश्वर को प्राचीन ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इसमें देवी देवताओं की स्तुति के मंत्र तथा देवी देवताओं के गुण का वर्णन कविता और छंद के रूप में वर्णित है। शेष अन्य 3 वेद, देखिए 4 वेद है टोटल, कौन कौन से? एक आपका ऋग्वेद हो गया, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। आप कौन सा? एक सामवेद है, एक यजुर्वेद है, एक अथर्ववेद है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस कि बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया था? आप बताइए गाइस। राठौर ने किया, चंदेल वंश ने किया, चौहल ने किया, या फिर गढ़वाल ने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन सी। किसने किया? चंदेल वंश ने किया। बुंदेल पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश शासन किया था? चंदेल वंश ने किया था। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, बुंदेलखंड पर चंदेल वंश ने शासन किया। ठीक है, इस वंश की स्थापना तनुक ने 831 ईस्वी में की थी। इनका साम्राज्य उत्तर में यमुना नदी से लेकर सागर, मध्य प्रदेश, मध्य भारत तक और धसान नदी से विंध्य पहाड़ियों तक फैला था। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल वंश के अंतिम शासक परदेव को पराजित कर कालिंजर पर अपना अधिकार कर लिया और अंततः 1205 में चंदेल राज दिल्ली में मिला लिया गया। तो आई होप आपको समझ में आएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, चंदेल वंश। बुंदेलखंड निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश के ने शासन किया था? चंदेल वंश ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस कि निम्नलिखित में से त्रिपिटक किसे संबंधित है? आप बताइए गाइस। ये जैन धर्म संबंधित है, वैष्णव धर्म संबंधित है, पारसी धर्म संबंधित है, या फिर बौद्ध धर्म संबंधित? आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये गाइस आपका बौद्ध धर्म संबंधित। देखिए त्रिपिटक कौन कौन? शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक होते हैं। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध ने उपदेश इन्हीं 3 साहित्य खंडों में संकलित किया है। शुद्ध पिटक, यह पिटक त्रिपिटकों में सर्वाधिक बड़ा और श्रेष्ठ है। इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक, बौद्ध धर्म के इस पिटक में मठवासियों का अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। अभिधम पिटक, इस पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। त्रिपिटक कितने हैं? तो आप कहिएगा 3 है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ठीक है, देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन है? बताइए। महावीर, ऋषभदेव, महात्मा बुद्ध या फिर पार्श्वनाथ? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऋषभदेव। बौद्ध धर्म के संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव, अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो आप महावीर स्वामी मानते। तो देखिए आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए मैंने आपको बताया ना जैन धर्म का संस्थापक कौन था? आप कहिएगा ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे यही। जैन धर्म के
23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। तथा अंतिम तीर्थकर 24वें कौन थे? महावीर थे। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे तो आप महावीर स्वामी मारिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, अजंता, क्या चाहिए गाइस? अजंता गुफाओं का निर्माण काल है, आप बताइए गाइस, गुप्त काल है, मुगल काल है, मौर्य काल है या फिर आधुनिक काल है? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? गुप्त काल है। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्प कला और चित्रकला से ओतप्रोत है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता गुफा कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो आई होप आपको समझ में आया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अजंता गुफा का निर्माण किस काल में हुआ था? तो आप कहिएगा गुप्त काल में हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, भारत की प्राचीन राजधानी थी। अब बताइए गाइस, भारत की प्राचीन राजधानी थी मदुराई, पाटलिपुत्र, मिथिला या फिर कन्नौज? तो आज का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। भारत की प्राचीन राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, प्राचीन भारत के राजनीति का केंद्र होने के कारण पाटलिपुत्र को भारत की प्राचीन राजधानी के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र को प्राचीन काल में पटना नाम से जाना जाता है, जो भारत के बिहार राज्य की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर है। तो आई होप आपको समझ में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत की प्राचीन राजधानी थी पाटलिपुत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? आप बताइए गाइस, द्वारिका में नहीं है, मथुरा में नहीं है, पुरी में नहीं है, बद्रीनाथ में नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मथुरा में नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए देश में 4 मठों की स्थापना की थी। कहाँ कहाँ? ये 4 मठ देखिए, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, द्वारिका गुजरात में, श्रृंगेरी कर्नाटक में और पुरी उड़ीसा में स्थित है। तो गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मथुरा में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा गाइस, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। अब बताइए गाइस, गायत्री मंत्र का वर्णन किसमें मिलता है? अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर ऋग्वेद में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऋग्वेद में मिलता है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल मिलता है। किस मंडल मिलता है गाइस? तीसरे मंडल मिलता है। सूर्य को समर्पित इस मंत्र के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र है। तो आई होप आपको समझ में आया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऋग्वेद में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? आप बताइए गाइस, रामायण का रचयिता देखिए कितनी बार अभी आया ना पीछे। आप बताइए रामायण का रचयिता कौन है? वेद व्यास है, तुलसीदास है, वाल्मीकि है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वाल्मीकि है। ठीक है, आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का अनुपम महाकाव्य रामायण लगभग 24,000 श्लोकों का महाकाव्य है, जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के तथा देखिए रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो आप कहिए गोस्वामी तुलसीदास है। वेद व्यास ये महाभारत के रचयिता है तथा रामायण के रचयिता कौन है? तो आप कहिएगा वाल्मीकि है। तो आई होप आपको तीनों समझ में आया होगा। ठीक है, पूछे रामचरित के रचयिता तो आप कहिएगा गोस्वामी तुलसीदास। वेद व्यास के रचयिता, ठीक है, तो आप कहिएगा वेद व्यास किसके रचयिता है? मतलब कि महाभारत रचयिता, तो कहिएगा वेद व्यास। और रामायण का रचयिता तो आप कहिएगा वाल्मीकि। आई होप आपको समझ में होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कौटिल्य, क्या चाहिए गाइस? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? अब बताइए गाइस, ये अर्थशास्त्र का वर्णन करता है, प्रशासन का वर्णन करता है या फिर विदेश नीति का या फिर वाणिज्य का? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन बी, ये प्रशासन का वर्णन करता है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। ठीक है, देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के प्रशासन क्षेत्र का वर्णन करता है। कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 के महामंत्री थे, ईस्वी के महामंत्री थे।
यह राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक सूत्र शैली में गद्य में लिखी गई है। तो आई होप आपको समझ में, इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मॉडल प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? तो प्रशासन प्रणाली का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप बताइए गाइस, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक को, या फिर हर्षवर्धन को? तो बताइए गाइस, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। आज आपका जो है गाइस प्राचीन इतिहास सब खत्म हो गया। गाइस मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। गाइस मैं ऑल वीडियो आपको प्रीवियस ही प्रोवाइड कराने वाला हूं गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।